नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं शहरियत कानून पर हो रहे एहतजाज की। हमारी लड़ाई इस मुल्क को बचाने के लिए सब मिलकर आवाज उठा रहे। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ जहां मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून के खिलाफ कई अर्जियां दाखिल की गई हैं। शहरियत कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब एक और अर्जी दाखिल की गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। ओवैसी के वकील निजाम पाशा ने इस बात की जानकारी दी है। जामिया मिलिया इस्लामिया में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। तलबा ने इम्तहानात का बायकॉट कर रखा है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम सेमेस्टर इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। PRO के मुताबिक मुलतवी शुदा इम्तहानात के लिए नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। 16 दिसंबर से जामिया में मौसम सरमा की तातीलात शुरू हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी 6 जनवरी 2020 को खुलेगी। शहरियत कानून के खिलाफ तलबा कैंपस के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। एहतजाजी तलबा ने मीडिया वापस जाओ के नारे भी लगाए। हिमायत में पहुंचे पप्पू यादव के साथ भी धक्का मुक्की किए जाने की खबर है। गुज़िश्ता रोज एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों और तलबा के दरमियान झड़पें भी हुई थी, जिनमें दर्जनों तलबा जख्मी हुए। पुलिस ने सैकड़ों तलबा के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। शहरियत कानून के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहिरे में हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत की तवक्का है। शहरियत कानून के खिलाफ होने वाले इस एहतजाज में शुमाल मशरक़ी रियासतों के अफराद भी शामिल हैं। कांग्रेस का मुतालबा है कि महाराष्ट्र में शहरियत कानून नाफिज न किया जाए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन बराह रास्त जुड़े हुए हैं। मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, आज़ाद मैदान में जो है शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है, काफ़ी तादाद में लोगों के जमा होने की खबर है। इस वक्त कैसा मंजर वहाँ पे देखने को मिल रहा है? आज यहाँ पर माफी चाहूंगा। देखिए, मैं आपको सीधा आजाद मैदान की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो आजाद मैदान में जो है वो समाजवादी पार्टी की जानिब से बहुत ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और शरीयत तरमीमी बिल जो फिलहाल कानून बन चुका है उसके खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह के वक्त जो है वो नॉर्थ ईस्ट इलाके के लोगों ने जो है यहाँ पर एहतजाज किया और आज दोपहर के वक्त जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब हजारों की तादाद में ये लोग जो है यहाँ पर जमा हुए हैं और उसके बाद जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इनका बस एक ही नारा है कि शरीयत तरमीमी बिल जो है वो न सिर्फ हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ है बल्कि अक़लियतों के खिलाफ है, माइनॉरिटीज के खिलाफ है। इसे जो है वो हर सूरत में वापस लेना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मतलब इस मंच में जो है वो अबू आसिम आज़मी के साथ साथ उमर खालिद मौजूद है और ये बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और इनका एक ही मुतालबा है, इनका पुरजोर मुतालबा ये है कि इस तरमीमी शरीयत बिल जो है वो उसको वापस लिया जाए। हर धर्म के लोग यहाँ पर मंच पे आए हुए हैं और अबू आसिम आज़मी का ये कहना है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो हिंदुस्तान के हालात जो है वो मजीद खराब हो सकते हैं। हिंदुस्तान के हालात जो है वो मजीद जो है वो अबतर हो सकते हैं। हमारे साथ अबू आसिम आज़मी है, उनसे बात करते हैं कि क्या बोलना चाहेंगे आप इस एहतजाज के ताल्लुक? नहीं, ये आप देख रहे हैं लोगों के अंदर गम और गुस्सा है कि आज इस मुल्क में धर्म के नाम पर सिटीजनशिप हो रही है। इस मुल्क के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये मोदी सरकार इतना घटिया काम कर रही है कि आज इसको विकास नहीं विनाश हो रहा है, तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके इस देश में राज करना चाहते हैं। इसके खिलाफ आज हम सब खड़े हुए हैं। सब मैक्सिमम हिंदू हमारे साथ हैं और इस हुकूमत की ईंट शीट बजा देंगे, इस कानून को वापस लाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अभी कानून बन चुका है तो कैसे अब लड़ पाएंगे? कानून तो जो है नाफिज होने वाला है। आज आपने सुना 5 से 6 स्टेट ने कह दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, हम अपने स्टेट में इस कानून लागू नहीं करेंगे और जब हमारा दबाव पड़ेगा तो इंशाल्लाह पूरा देश कहेगा इस कानून को लागू नहीं हो दिया जाएगा। अबू आसिम आज़मी साहब जो है ये माना जा रहा है कि ये अख्तियार जो है वो मरकज का है, इसमें रियासत का जो है वो कोई भी अमल दखल नहीं। सबसे बड़ी जनता जनार्दन होती है जो सरकारें बनाती है। जनता जिसके खिलाफ है ना वो काम सरकार के बस की बात नहीं करे।
एक बात आप ये बताइए, आप आईएएस अफसर रह चुके हैं, आपने जो है वो रिजाइन दे दिया इसी मामले को लेकर के, पहले इस तरह के मामलात को लेकर के, आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरह की तहरीक जो है वो कितना असर कर पाएगी? देखिए, ये जो है, हम अभी भी एक लोकतंत्र में है और लोकतंत्र में संविधान के अंदर जो है हमारी अधिकार है वो आर्टिकल 19 के अंदर कि हमारे पीसफुली असेंबल होना, हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करना, अगर सरकार की किसी बात पे हमें सही नहीं लगता तो उसके बारे में हमें यकीन उनको बताना, तो ये चीज हमारे लिए तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है, सिर्फ राइट नहीं है, जिम्मेदारी है बताना। और सीएबी जो है ना कि कम्युनल है, सिर्फ कम्युनल है, वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और आगे जो है एक एनआरसी को लेके आएंगे जो मुझे लगता है गलत। खालिद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, इनसे बात करते हैं। उमर खालिद जो है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एहतजाज हो रहा है, पथराव हो रहा है, टेंस सिचुएशन है, अभी भी जो खबरें आ रही है वो ये खबरें आ रही है कि एहतजाज जो है जारी है, जीएनयू में एहतजाज जारी है, तो उमर खालिद जो है मुंबई में क्या करे? मैं मुंबई में वहाँ का पैगाम लेने आया हूँ और एक बात बताने आया हूँ कि अब ये देश की लड़ाई है। हमारी कोशिश है कि देश में जितने भी अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन इसके खिलाफ बोल रहे हैं, इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, कि आज ये हम सबका मुद्दा है, आज ये पार्टी संगठन से ऊपर उठ के देश का मुद्दा है। तो हम लोगों की कोशिश है कि 19 तारीख को जो अशफाकुल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल का शहादत दिवस है, उस दिन हम तमाम संगठनों को, तमाम पार्टियों को देश के लिए एक साथ लेकर आए और हम भारत के लोग ये बात बोलें कि हम इस नागरिकता संशोधन जो कानून बना है उसके खिलाफ हैं। नागरिकता को धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, नागरिकता को हिंदू और मुसलमान में नहीं बांटा जा सकता। तो उसी पैगाम के साथ मैं यहाँ आया हूँ। आपको लगता है कि कानून वापस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर हम लोग एक साथ हों तो वापस हो सकता है। आपको याद होगा 2014 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेकर आए थे, लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस। उसके बाद देश भर में किसानों के विरोध की वजह से ही सरकार को झुकना पड़ा था। पहले बहुत सारी ऐसे हमारे पास उदाहरण है जहाँ सरकार झुकी है लोगों के सामने। एक लोकतंत्र में लोग सबसे ज्यादा उनकी अंदर शक्ति होती है, ताकत होती है। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है। जरूरी है कि आज हम पब्लिक ओपिनियन जो देश के कानून के फेवर में है, जो होना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने उस पब्लिक ओपिनियन को अपने कुछ प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू इतना बर्बाद कर दिया, इतना खराब कर दिया कि आज जो सही तथ्य हैं, संविधान की बात है, उसको लोगों के सामने तक लेके जाएं। देखिए, आजाद मैदान में जो है वो मुसलमान के साथ साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम के तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। उमर खालिद से हम लोग बात कर रहे थे, उनका ये कहना है कि ये कानून जो है वो हुकूमत को वापस ही लेना पड़ेगा। अगर वापस नहीं लेते हैं तो 19 तारीख को जो है मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा और हुकूमत को जो है वो इस मामले में झुकाने की कोशिश की जाएगी। इनका ये कहना है कि नॉर्थ ईस्ट जो है फिलहाल पूरी तरह से जल उठा है और इसी के साथ साथ जो है मुल्क के दूसरे हिस्सों में जो है इसकी आग फैलती जा रही है। अब देखना यह है कि हुकूमत जो है इसके आगे घुटने टेकती है या इस बिल को, इस कानून को नाफिज करती है। बिल्कुल मयूद्दीन, और जिस तरह से कई रियासतों से अब ये आवाज़ उठी है कि वहाँ पर कुछ रियासतों में ये जो कानून है ये नाफिज नहीं किया जाएगा, तो इस तरह का स्टेप अगर बाकी की रियासतें भी उठाती है, हर एक रियासत वो स्टेप उठाती है, तो क्या ये इफेक्टिव होगा लोगों के लिए? लोगों में जो तशवीश है, जो परेशानियां हैं, क्या वो उससे कम होंगी या हल होंगी? हमारे आजादी आंदोलन की परंपरा, ये दोनों उसके प्रतीक है, जैसे गांधी जी है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि मतलब तकरीबन 7 के करीब रियासतों ने इस बात का जो है वो इंटीमेशन दिया है कि वो इस कानून को नाफिज नहीं करेंगे। इसमें जो है वो महाराष्ट्र की ज्यादा बात की जाए तो महाराष्ट्र जो है फिलहाल शश्व पंजे में मुब्तला है। महाराष्ट्र की हुकूमत जो है वो 3 पार्टियों की हुकूमत है। कांग्रेस जहां इसका सपोर्ट कर रही है तो शिवसेना इस ताल्लुक से जो है वो कोई भी स्टैंड लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये सवाल हम सीधा अबू आसिम आदमी से कर सकते हैं। इनसे पूछते हैं कि महाराष्ट्र में क्या कैब लागू होगा कि नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं लागू होगा। हमारी बात चल रही है, ये साझे की सरकार है। कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है, समाजवादी ने अनाउंस कर दिया है, मुझे लगता है राष्ट्रवादी भी अनाउंस करेगी और फिर शिवसेना जो हमारे साथ है वो भी अनाउंस करेगी कि कैब यहाँ लागू नहीं होगा। ये हमारी कोशिश है। रईस शेख असेंबली से के मेंबर हैं महाराष्ट्र में, इनसे बात करते हैं कि अगर कैब यहाँ पर लागू होता है महाराष्ट्र में तो असेंबली में क्या विरोध हो पाएगा इसका? आने वाले सेशन में 2 दिन के बाद जो है महाराष्ट्र असेंबली का नागपुर सेशन है। मुझे पहले उम्मीद है कि कैब लागू नहीं होगा। जैसे आसिम भाई ने अभी कहा है कि जितने भी लोग महाविकास अघाड़ी में हैं वो बातचीत कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि लागू नहीं होगा। देखिए, महाविकास अघाड़ी जो हुकूमत बनी है महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के साथ, इस पे जो है वो पूरा दबाव है कि कैब को लागू ना करे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है मुनज़्ज़ा कि कैब जो है वो मरकजी हुकूमत के अख्तियार में आता है, रियासती हुकूमत के अख्तियार में नहीं आता है। बहरहाल पंजाब, वेस्ट बंगाल और दूसरी रियासतों ने जो है ये ऐलान कर दिया है कि वो इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसमें जो है कानूनी पहलू क्या निकल के आते हैं। अगर बात हो रही है कि मयूद्दीन, हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं
है वो देखिए कि कितने लोग वहां पर आजाद मैदान में जमा हुए हैं, इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। आप अपने कैमरामैन को बताएं कि वो दर्शकों को दिखाए कि कितने सारे लोग वहां पर जमा हुए हैं। वो आम हिंदू और मुसलमानों को जोड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि मतलब कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जवान हुए, जो लोग जो है वो जमा हुए हैं, बूढ़े बच्चे जवान जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हुए हैं। ये लोग जो है वो अपने हाथों में जो है वो बैनर लिए हुए हैं और उनका एक ही मंशा है, उनकी एक ही नारा है कि कैब को जो है वो किसी भी तरह से वापस लिया जाए। और कैब जो है वो शहरियत मुखालिफ बिल नहीं बल्कि मुस्लिम मुखालिफ बिल है। इसमें सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, दलित भी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं और सब धर्म के लोग जो है यहाँ पर जमा हुए हैं। इनका जो नारा है वो सिर्फ एक ही नारा है कि कैब को अगर वापस नहीं लिया जाता है तो ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जमहूरियत के खिलाफ बात होगी और दस्तूर की खिलाफ वर्जी होगी। बिल्कुल मोहिउद्दीन, और क्योंकि ये एक ही कम्युनिटी को बज़ाहिर भले ही दिख रहा हो इफेक्ट कर रही है, लेकिन इफेक्ट ये हर एक कम्युनिटी को करेगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ आए थे, लेकिन जहां पर इस तरह के इश्यूज की बात करते हैं शिवसेना खामोश होती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस का अपना स्टैंड है। तो क्या ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सिर्फ बोलने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, क्योंकि असल मुद्दों पे तो बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए मुनज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो हुकूमत तश्कील पाई है वो यकीनन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तश्कील पाई है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो है ये कैब का नफाज का मामला नहीं था, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो कैब के इशू को पार्लियामेंट में पेश होने से पहले पास किया गया, क्योंकि राज्यसभा में देखा गया कि राज्यसभा में, लोकसभा में जो है वो शिवसेना ने इसकी मुखालिफत की, लेकिन ऐन वक्त पे वोटिंग के टाइम जो है राज्यसभा में शिवसेना ने इस ताल्लुक से वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा जो है वो दूसरी बात यहाँ पर बोलना ये चाहिए कि कांग्रेस इस बात की हिमायत कर रही है, कांग्रेस के आला लीडरान इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो है वो मरकज में बहुत ही स्ट्रांग रोल लिया है और मरकज में जो है इस मामले को अपोज किया है, तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को अपना स्टैंड लेना चाहिए, इसको अपोज करना चाहिए। बिल्कुल पार्टी बचती है एनसीपी, लेकिन एनसीपी जो है वो इस पे कोई भी क्लियर स्टैंड लेता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। उसी के साथ साथ जो है वो तीनों पार्टियों के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि जल्द ही पीर या मंगल को एक मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में जो है वो इस बारे में फैसला किया जाएगा कि आया इस बिल पर कुछ फैसला लिया जाए, इस बिल को नाफिज किया जाए या न किया जाए। बिल्कुल मोहिउद्दीन, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। कोलकाता में भी शहरी तरमीम बिल की मुखालफत में एहतजाज हुआ। लोगों की बड़ी तादाद में सड़कों पर आकर बिल की मुखालफत की और अपना एहतजाज दर्ज कराया। मगरब बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एहतजाजियों से अपील की है कि पुरअमन तौर से अपनी आवाज को बुलंद करें और कानून को हाथ में न लें। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ भोपाल में एहतजाज का सिलसिला जारी है। भोपाल के इकबाल मैदान में जमात इस्लामी हिंद के बैनर तले मुनक्किदा एहतजाज में तमाम कौमों की खवातीन ने शिरकत की और शहरी तरमीमी कानून को मुल्क के आईन के मुनाफी करार दिया। भोपाल की सभी महिलाएं बिल्कुल कैब के अगेंस्ट हैं। हम आदिवासी, दलित, हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी कुछ भी हैं। हमको मालूम है कि ये जो पूरा नियम जो ला रहे हैं नया कानून मोदी सरकार और अमित शाह सरकार, ये बिल्कुल ही एक तरफा हैगा। हम लोग कोई एक हिंदू राष्ट्र के नई प्रचारक हैं। मैं हिंदू पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं इंसानियत में विश्वास करती हूँ और मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल ही आप 3 खास देशों को बोल रहे हो और 6 धर्मों को बोल रहे हो। अगर आपको अल्पसंख्यकों की चिंता हैगी तो अपने देश में क्या है अल्पसंख्यकों की हालत, और अगर है तो फिर बांग्लादेश जो रोहिंग्या मुस्लिम आ रहे थे उनकी चिंता नहीं थी। कैब जैसे ही लागू होगा हमारे प्रदेशों में औरतों की क्या स्थिति होने वाली है, उस सब को लेकर हम लोग बहुत चिंतित थे। जब से असम में एनआरसी लागू हुआ है, असम में औरतों के बहुत खराब हालात हैं। हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि महिलाओं का सेक्सुअल वायलेंस बहुत तेजी से बढ़ा है असम में, और इस डर से हम खुद को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। हम कुछ औरतें आज बाहर आए हैं, शायद कल हम सारी औरतें घर से बाहर आएंगे अगर देश औरतों के लिए या पूरे मानवता के लिए इतना असुरक्षित बना रहा तो। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली हो रही है। रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी है तो महंगाई और बेरोजगारी मुमकिन है। उन्होंने कहा कि जो नाइंसाफी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे वो बुज़दिल कहलाएंगे। रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क में बदअमनी, बेरोजगारी, महंगाई से अवाम परेशान है और मोदी और शाह को सिर्फ इक़्तिदार की पड़ी है। सोनिया गांधी ने कहा कि शहरी तरमीमी कानून मुल्क की रूह को तार तार करने वाला है, इसके खिलाफ उठ खड़ा होना होगा।
उन्होंने ये भी कहा कि नाइंसाफी सहना एक तरह से गुनाह है। एक साथ प्यार से खड़े हैं, ये हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है। नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। क्यों मांगनी है मैं आज आपको बताने आया हूं। सबसे पहले ये देश की शक्ति, इस देश की आत्मा, इस देश की शक्ति इसकी अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था है नहीं थी। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी, कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। ये देश अलग अलग धर्मों का देश, अलग अलग जातियों का देश, अलग अलग विचारधाराओं का देश मिलकर एक साथ 9% जीडीपी पर कैसे चल रहा है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। चिंडिया बोलते थे, चिंडिया। चाइना और इंडिया, दुनिया का भविष्य चाइना और इंडिया। और ये देखिए, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज। जब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, युवाओं के पास जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आगे नहीं जा सकती। आपने, पूरे देश ने नरेंद्र मोदी को चुना। क्यों चुना? हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए चुना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चुना, युवाओं को रोजगार देने के लिए चुना। वो काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। 4% पे जीडीपी पहुंच गई। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। दिन भर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, भाई बताओ, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कितने किसानों ने आत्महत्या की? सरकार जवाब देती है, हमें मालूम नहीं। रामलीला मैदान के बाहर अलग अलग रियासतों से लोग कांग्रेस के भारत बचाओ रैली में शिरकत करने आए हुए हैं। साथ ही अपना एहतजाज मुख्तलिफ अंदाज में दर्ज भी करा रहे हैं। रामलीला मैदान में पकोड़ा तलकर नौजवानों ने एहतजाज दर्ज कराया। आज कांग्रेस ने भारत बचाओ रैली का आयोजन किया है। रामलीला मैदान के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देखेंगे भारी संख्या में यहाँ पर लोग जो है अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, लेकिन लोगों का ध्यान जो सबसे ज्यादा अपनी ओर खींच रहा है वो है ये राहुल गांधी का कोलाज। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से ये कोलाज बनाया गया है और हमें बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा कोलाज है। तो जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं, यहाँ रामलीला मैदान के बाहर एक तरफ तमाम जो छात्र है, वो जो युवा है, वो इसे लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। आईवाईसी से पूछते हैं ये कहाँ से आप लोगों ने बनवाया है और कितना लंबा तकरीबन ये है? देखिए, दिस इज 2 किलोमीटर डिस्टेंस सो फॉर द कैप्चर बाय दिस पेपर्स। ये 2 किलोमीटर का है और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने हमारे मूवमेंट्स हुए बीच बीच में, जैसे आप देखिए असम कल्चर्स है, उधर मध्य प्रदेश कल्चर है, उधर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के और स्टेट के जो हैं, साउथ इंडियन स्टेट के जितने भी हमारे राहुल जी कांग्रेस पार्टी के जितने भी स्टेट प्रेसिडेंटों के प्रोग्राम्स हुए हैं और हमारे यूथ कांग्रेस का जो हुआ है, सीनियर कांग्रेस, किसान, महिला मोर्चा, जितने का भी रहा है, सबका इसमें हमने इमेज को एक साथ पिक्चर
दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के लीडरों ने खिताब के दौरान मोदी सरकार की सख्त तनकीद की। कांग्रेस ने बीजेपी को सीएबी, मुल्क की कम होती मईशत, बेरोजगारी, किसानों से वाबस्ता मसलों पर निशाना साधा। कांग्रेस की भारत बचाओ रैली के जवाब में अब पीएम मोदी भी रैली करेंगे। पीएम मोदी 22 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करेंगे। उधर वजीर दाखिला अमित शाह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस दहशतगर्दों को पनाह देकर वोट बैंक की सियासत कर रही है। बात को बचाकर आज तक कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती थी। कांग्रेस पार्टी वोट बैंक। महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात शेख ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हाजी अरफात शेख ने उद्धव ठाकरे पर मुस्लिम मसाइल और अक़लियती कमीशन को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया। महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हाजी अरफात शेख ने महाविकास अघाड़ी हुकूमत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हाजी अरफात का तकर्रुर साबिका फडणवीस हुकूमत में हुआ था। अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन ने नई मुंबई सानपाड़ा मस्जिद की तामीर में रुकावट डालने का इल्जाम शिवसेना पर आयद किया। ये मैं दरअसल जो रिपोर्ट्स है देवेंद्र जी को और विनोद तावड़े जी को देने वाला था, लेकिन आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के बाद इलेक्शन लग गया और इलेक्शन के बाद अभी ये मुख्यमंत्री आए। तो उद्धव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं 8 रोज से सभी 28 जिले की रिपोर्ट्स वहाँ पे पेश करने के लिए बार बार वक्त मांग रहा था, लेकिन वक्त नहीं दिया जा रहा था। फिर उसके बाद नवी मुंबई के अंदर एक स्कूल मस्जिद का मामला, ऐसा सेंसिटिव मामला चल रहा था, तो मस्जिद के मामले के लिए मैं उनको बार बार कर रहे थे। कुछ शिवसैनिक लोग उसके ऊपर मोर्चा निकाल रहे हैं और वो मस्जिद दी नहीं जा रही। 20 साल से वो मामला रखड़ा हुआ है और उस मामले के लिए मैं बार बार टाइम, लेकिन मैं कल जब गया तो सबके लिए टाइम था, लेकिन आयोग के अध्यक्ष को मिलने के लिए टाइम नहीं था। ये बहुत दुख हुआ इसके अंदर। हाजी अरफात शेख शिवसेना में रह चुके हैं और शिवसेना छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उनका इल्जाम है कि इसी बिना पर उन्हें अक़लियती कमीशन के चेयरमैन के तौर पर नापसंद किया जा रहा है। अबू हशीम आजमी जिंदगी भर जिन्होंने उनको गालियाँ दी, उनकी पार्टी के खिलाफ गालियाँ दी, लेकिन वो उनके मांडी को मांडी लगा के बैठता तो वो चलता है। छगन भुजबल जी ने उनके फादर यानी माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को जेल तक पहुंचाने का काम किया, वो बाजू में बैठा चलता है। लेकिन हाजी अरफात शेख नहीं चलता, क्योंकि बीजेपी में आया, उनको छोड़कर आया। ये सजा इन्होंने दिया है। हाजी अरफात शेख ने महाराष्ट्र का दौरा करके तमाम अजला के मुस्लिम मसाइल की रिपोर्ट जमा की थी, लेकिन हुकूमत ने इस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहीउद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी के चेयरमैन अहमद राना ने वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे को मकतूब रवाना करते हुए सरकारी दफातर में उर्दू मुतरजिम के तकर्रुर का मुतालबा किया है। ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आला के दफ्तर से लेकर पुलिस स्टेशन तक कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और जितने भी वज़ीर आला के उज़रा हैं उनके दफ्तरों में और दीगर वो महकमे जहां उर्दू के ताल्लुक़ से उर्दू को फ़रोग़ मिल सकता है, सभी जगहों पर उर्दू तर्जमान रखे जाएं। ऐसा मुतालबा हमने खुसूसन वज़ीर आला से ख़त दे करके किया है। भोपाल के सालाना ख़वातीन इज्तिमा की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। सालाना ख़वातीन इज्तिमा का इनेकाद 4 और 5 जनवरी 2020 को भोपाल में होगा। भोपाल इस्लामी गेट मैदान में मुनक़िद होने वाले सालाना ख़वातीन इज्तिमा में मुल्क भर से ख़वातीन शिरकत करेंगे। हालात हाज़िरा के मसाइल, ख़वातीन के हकूक़, मिसाली ख़ानदान, बच्चे की तरबियत, इस्लामी मुआशरा, इस्लामी ख़वातीन के हकूक़ जैसे अहम मौज़ूआत पर ख़वातीन स्कॉलर्स अपने ख़यालात का इजहार करेंगी। ये इज्तिमा 4 और 5 जनवरी को शाहजहानाबाद दरवाजे के पास जो मैदान है वहाँ होगा और इसमें मौज़ूआत इस्लाह माशरा के रहेंगे, इस्लामी तालीमात के रहेंगे और समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उन बुराइयों को हम किस तरह दूर कर सकते हैं। आज हम अपने कौम को, पूरे मुल्क को, पूरे हिंदुस्तान को क्या हमारा योगदान हो सकता है, इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ये सब बातें इसमें की जाएंगी।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची